विद्युत वायरिंग आज का विषय है। विद्युत वायरिंग से मतलब है कि हम जब भी घर में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्युत का उपयोग करते हैं तो वह उपयोग सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो और अधिक से अधिक उपयोग में आने लायक हो। इस व्यवस्था के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे हम वायरिंग कहते हैं। वायरिंग से मतलब विद्युत से संबंधित तारों को एक सिस्टमेटिक, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत प्रयोग करना वायरिंग कहलाता है। वायरिंग हमारे घर से लेके और फैक्ट्री तक होती है और वहां पर उसका अलग अलग तरीका होता है। वायरिंग में कुछ चीजें जो अनिवार्य होती हैं वह ये होती हैं कि वायरिंग कैसे किया जाए, उसका मानक क्या हो, उसके नियम क्या हैं, वायरिंग में क्या क्या उपयोग होता है। देखिए, वायरिंग करने से पहले सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि हम यह तय कर लें कि क्या करना है। वायरिंग करने के लिए 3 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रणाली जैसे कि वृक्ष प्रणाली है, ट्री प्रणाली है। दूसरी प्रणाली लूप प्रणाली है। तीसरी प्रणाली पॉइंट बॉक्स प्रणाली है। वृक्ष प्रणाली में हम पेड़ की जैसे शाखाएं निकलती हैं वैसे तारों को निकालते हैं। लूप प्रणाली में हम एक सप्लाई से किसी उपकरण में देकर फिर उसी उपकरण से लूप निकालते हुए, तार निकालते हुए दूसरे उपकरण में, फिर उससे लूप निकालकर तीसरे में, यानी कि कंछी निकालकर हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बॉक्स में हम दोनों तारों में बॉक्स के रूप में जोड़कर आगे बढ़ते हैं। तीनों प्रणालियों में सबसे अच्छी प्रणाली लूप प्रणाली मानी जाती है क्योंकि इसमें जोड़ कम होते हैं, इसमें सुरक्षा ज्यादा होती है, लेकिन यह महंगा पड़ता है। विद्युत वायरिंग करने से पहले हमें कुछ तथ्य ध्यान में रखना होता है, कुछ डाटा तैयार करना होता है। वे डाटा से ये होते हैं कि सबसे पहले हम वायरिंग करनी है, जहां करनी है उसका लेआउट मार्किंग करते हैं। एक लेआउट डायग्राम तैयार करते हैं। लेआउट डायग्राम का मतलब होता है कि हमें कहां बल्ब फिट करना है, कहां मेन स्विच लगाना है, कहां मीटर लगाना है, कहां बोर्ड लगाना है, कहां स्विच लगाना है, कहां पंखा लगाना है। इसकी एक पूरा ग्राफ तैयार करते हैं, एक लेआउट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उस लेआउट के अनुसार हमारा कनेक्शन डायग्राम कैसा होगा, तार कहां कहां से हम ले जाकर आसानी से उस डायग्राम को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हम एक कनेक्शन डायग्राम तैयार कर लेते हैं। कनेक्शन डायग्राम के बाद, लेआउट मार्किंग के बाद हम ये देखते हैं कि इस वायरिंग को करने के लिए हमें किन किन सामानों की, किन किन औजारों की, किन किन हो सकता है, उसकी एक सूची तैयार कर लेते हैं, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उस सूची के और उस सामानों के और जो हमारा क्रय होगा, जो मेहनत होगी, जो मजदूरी होगी, उसका क्या एक अनुमानित लागत होगा वह तैयार करते हैं। उसके बाद हम अपने घर में या जहां भी हम वायरिंग कर रहे हैं उसमें मार्किंग करते हैं
कि जो लेआउट आपने तैयार किया था उसके अनुसार हम चिन्ह लगा लेते हैं, एक खाका तैयार कर लेते हैं और फिर हम उसमें वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने से पूर्व कुछ नियम भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यदि हमें घरेलू वायरिंग करना है तो एक परिपथ में 800 वाट या 10 पॉइंट से मतलब होता है एक स्विच से एक बल्ब का नियंत्रण माना जाता है, एक स्विच से एक पंखे का नियंत्रण एक पॉइंट माना जाता है। तो इस प्रकार से हम 10 पॉइंट या 800 वाट, इससे अधिक एक परिपथ में हम सप्लाई न रखें, इससे अधिक लोड न दें। दूसरा है, अगर पावर वायरिंग है, जैसे कि पंखा जैसे कि वो चलाना है आपको, प्रेस चलाना है, हीटर चलाना है, तो उसके लिए 2 पॉइंट या 1000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। हम जो वायरिंग करते हैं, वायरिंग का जो तार जाता है वह फर्श से 3.5 मीटर से लेकर 4 मीटर के बीच की डेप्थ में होना चाहिए। अगर घर 4 मीटर ऊंचा है तो 3.5 मीटर पर, अगर 4 मीटर से ऊंचा है तो उस स्थिति में 3.5 से 4 मीटर तक के बीच में, यानी 4 से ऊपर छत पर नहीं जाना चाहिए और 3.5 से नीचे होना चाहिए। जो हम बोर्ड लगाते हैं, स्विच बोर्ड लगाते हैं, वह फर्श से लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। जो हम बल्ब लगाते हैं, वह बल्ब जो है वह फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। जो पंखा होता है वह फर्श से कम 2.75 मीटर होना चाहिए। जो पावर सॉकेट हैं वे फर्श से 0.25 या 0.5 मीटर के बीच में होना चाहिए। इस तरह से इन नापों में हम अपनी वायरिंग को करेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। एक चीज और होती है, स्विच बोर्ड कहां हम लगाएं। स्विच बोर्ड लगाने के लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है वह होता है अपने दरवाजे के बाएं साइड। अगर दरवाजे के बाएं साइड नजदीक जगह है तो हमको वहां स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी आते जाते समय बाएं साइड हमारा निगाह पहले जाता है, इसलिए वहां स्विच बोर्ड होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे और भी नियम हैं कि आपको बुक्स में दिए भी हैं, और हम इसके लास्ट में जब आपको थ्योरी भेजेंगे स्क्रीनशॉट आप करने के लिए, तो उसमें आप देख भी सकते हैं। इस नियमों को धारण करते हुए वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के बाद वायरिंग में जो मुख्य चीज होती है, किसी के यहां भी आप यदि एक कारीगर के रूप में जाते हैं तो हर आदमी चाहता है कि उसका काम अच्छा हो और सस्ता हो। इसलिए जब भी आप वायरिंग का चयन करें, किसी कार्य को करें, तो उसमें यह ध्यान रखें कि वह सुदृढ़ हो, सुव्यवस्थित हो और उसके बजट के अनुरूप हो, तब आप एक सफल कारीगर बन सकते हैं। वायरिंग में वहां की नमी का ध्यान रखा जाता है, कैसी नमी है। पानी वाला स्थान है तो वहां पर वायरिंग दूसरे तरह की होगी, सूखा स्थान है तो वहां थोड़ा सा हम दूसरे तरह की वायरिंग करते हैं। तो इस बिंदु का भी हम ध्यान रखते हैं। और इसके अलावे घर में अर्थिंग आवश्यक होती है। जब भी वायरिंग करें तो अर्थिंग निश्चित रूप से करें। अब वायरिंग के प्रकार के विषय में हम देखें तो वायरिंग जो होती है उसको हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 प्रकार की वायरिंग बांट सकते हैं। एक अस्थायी वायरिंग, दूसरी अस्थायी वायरिंग। अब अस्थायी से क्या मतलब है? तो अस्थायी वायरिंग का मतलब ऐसी वायरिंग जो कुछ दिनों के लिए की जाती है। जैसे सर्कस में जो वायरिंग होती है, मेले में जो वायरिंग होती है, शादी विवाह में जो वायरिंग होती है, यह अल्प समय के लिए होती है, महीने 2 महीने के लिए होती है, शादी विवाह में 2-4 दिन के लिए होती है, कहीं
भागवत पुराण वगैरह हो रहे हैं तो हाँ 2 4 5 10 दिन के लिए होती है, तो इसको हम अस्थायी वायरिंग में 2 वायरिंग, एक क्लिप्ड वायरिंग और दूसरा जो है फ्लेक्सिबल वायरिंग। क्लिप्ड वायरिंग जो है यह पुराने जमाने की वायरिंग है, शायद आप में से शायद ही कोई क्लिप्ड वायरिंग देखा हो, क्योंकि यह बंद हो चुका है और लंबे समय पहले ही बंद हो चुका है। इस वायरिंग में क्लिटों का प्रयोग किया जाता था। क्लिट मतलब चीनी मिट्टी के ढक्कन टाइप के बने हुए चीज होते थे जिसमें खांचे कटे हुए थे और उन दोनों को जोड़ने की व्यवस्था होती थी। मतलब केसिंग केपिंग के रूप में, बॉक्स के रूप में, किट कैट के रूप में होते थे। एक जो है जैसे उसकी आकृति ऐसी होती थी, ये क्लिट होती थी। इस क्लिट में ये खांचे कटे होते थे, 2 या 3 खांचे कटे होते थे, बीच में छिद्र होता था, इसका ढक्कन भी होता था। जब हम तार ले जाते थे तो इसमें तार जो है इस खांचे में ले जाते थे और इससे दीवार पर या बोर्ड पर काठ में इसको छेद करके कस नट से स्क्रू से कस दिया जाता था। फिर इसके ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता था। फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे कुछ दूरी पर क्लिप लगा दी जाती थी। ये चीनी मिट्टी की बनी होती थी। इस प्रकार से सिनेमा थी, सर्कस वगैरह में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो बीच के तार हैं ये लटक जाते थे, झूलने लगते थे। इसके अलावे यह खुला होता था और खुले तार होने के कारण आग लगने की संभावना भी अधिक होती थी। इसको करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती थी, क्योंकि हल्का भी ढीला होने पर ये तुरंत बाहर फेंक देता था। इस तरह से यह वायरिंग धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि इसमें सुरक्षा का सबसे अधिक खतरा था। उसके बाद दूसरी जो है फ्लेक्सिबल वायरिंग है। फ्लेक्सिबल वायरिंग आज भी आप देखते हैं, जितने शादी विवाह होते हैं मेले में ये वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम तारों को वृक्ष के आकार में, वृक्ष प्रणाली के आधार में इसका प्रयोग करते हैं और अपने वायरिंग को करके हम कुछ दिनों का काम करते हैं, फिर उस कार को लपेट लेते हैं, फिर अगले जगह जब जाते हैं वहां उसी से वायरिंग कर लेते हैं। इसमें भी आपको खतरा रहता है, क्योंकि तमाम जगहों पर जोड़ होता है, आग लगने की संभावना होती है। कभी कभी आप सुनते भी हैं कि तमाम शादी विवाह में या किसी मेले वगैरह में आग लग गई विद्युत के द्वारा, इसलिए उसमें सुरक्षा का दिक्कत होती है। फिर भी चूंकि दूसरा कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है अस्थायी के रूप में, ताकि कम दिनों में ऐसा किया जा सके, इसलिए इस वायरिंग का प्रयोग आज भी जारी है। अब दूसरा है अस्थायी वायरिंग, और अस्थायी के बाद अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट, ऐसी वायरिंग जिसका उपयोग लंबे समय के लिए हो, कई वर्षों के लिए हो, 25 30 50 वर्ष के लिए हो। हमारा उद्देश्य यह हो कि हम जो है अधिक से समय ये चले, तो इस प्रकार की वायरिंग को हम अस्थायी वायरिंग कहते हैं। इस वायरिंग में मुख्यतः 4 प्रकार की वायरिंग होती है। एक बैटेन वायरिंग, दूसरा केसिंग केपिंग वायरिंग, तीसरा सतह पाइप वायरिंग, चौथा भी अंदर पाइप वायरिंग, छिपी हुई पाइप वायरिंग। देखिए बैटेन वायरिंग का नाम भी आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत कम लोग देखे होंगे, लेकिन आज भी अगर आप किसी सरकारी भवन में जो कि बहुत पुराना हो आप जाएंगे तो कहीं कहीं आपको बैटेन वायरिंग देखने को मिल जाएगी। बैटेन वायरिंग में क्या होता है, तो लकड़ी का फट्टा होता है बैटेन, जो लगभग 10 फीट 8 फीट के चौड़ाई में होता है, लंबाई में होता है सॉरी, और 2 से 3 इंच चौड़ाई में होता है। 1 इंच भी होता है, आधे इंच में भी होता है, जैसे हो सकता है। इस बैटेन पर
यह ऐसी लकड़ी का बनाया जाता है जिसमें घुन कम लगे, पानी का भी कम असर हो और लंबे समय तक टिके और आसानी से इसमें छिद्र वगैरह किया जा सके। तो इसमें जो है इस बैटन पर क्लिप का प्रयोग किया जाता है। क्लिप एक प्रकार की पत्ती होती है जिसमें एक तरफ गोल हैंडल टाइप का होता है और बाकी नुकीले भाग में अलग अलग छिद्र होते हैं। उस क्लिप पर जैसे ये है, इस तरह की क्लिप होती है, छिद्र बने होते हैं। इस क्लिप को इस बैटन पर जगह जगह पतली पतली कांटियों की सहायता से ठोक दिया जाता है। इस क्लिप को ठोक दिया जाता है। ठोकने के बाद इस पर तार जो है, जैसी बैटन होता है उसी हिसाब से तार, और जैसे क्लिप होती है, क्लिप की साइज अलग अलग आती है। इसको हम तार को बिछा के और इस क्लिप को इस छिद्र में इसको मोड़ के और कस देते हैं। इस तरह से यह वायरिंग आपकी की जाती है। इसको हम बैटन वायरिंग कहते हैं। जहां पर हमको मोड़ना होता है वहां पर हम इसको काट के साइज से बना के एल्बो बना लेते हैं, क्रॉस बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं, जैसे जहां आवश्यकता होती है वैसे मोड़ के टी बना लेते हैं और उसको हम सेट कर देते हैं और यह वायरिंग की जाती है। लेकिन वर्तमान में यह वायरिंग भी बंद हो चुकी है। लकड़ी की कीमत अधिक हो गई है। लकड़ी में यह वायरिंग होती है, मूस वगैरह काटने की संभावना बढ़ी रहती थी, आग लगने की संभावना होती है, कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ऐसे कारणों से यह वायरिंग वर्तमान में बंद हो चुकी है। दूसरा है केसिंग केपिंग वायरिंग। केसिंग केपिंग ये एक प्रकार से एक दूसरे को ढकने के में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह वायरिंग बैटन वायरिंग खुला होती थी और उसमें मूस वगैरह के तार काटने की संभावना होती थी, इसलिए उसके विकल्प में उस समय केसिंग केपिंग वायरिंग आई। केसिंग केपिंग में जो है तार को पहना के बिछा कर और ढकने की व्यवस्था लकड़ी में होती थी, लेकिन उसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती थी। लकड़ी की बनावट, लकड़ी को निर्माण, लकड़ी के केसिंग केपिंग बनाने में, उसके एल्बो बनाने में, उसके टी बनाने में, उसके जंक्शन बनाने में बहुत अधिक समय लगता था और ज्यादा महंगा होती थी। इसलिए बहुत कम समय बाद ही उसका प्रचलन भी बंद हो गया और उसकी जगह पर, चूंकि उस समय लोहे का उत्पादन बढ़ा था, लोहे सस्ता था, इसलिए कंड्यूट पाइप आया। कंड्यूट पाइप यानी लोहे का पाइप, लोहे के ही बैंड आए, लोहे के ही एल्बो आए, लोहे के ही टी आया, लोहे का ही जंक्शन आया, यानी सारी चीजें लोहे के ही आ गई और उन लोहे के पाइपों के द्वारा वायरिंग की जाने लगी और कुछ समय तक यह चला। इसमें दो तरीके होते थे, एक तो बाहरी सतह पर और एक जो है उसी को अंडरग्राउंड खोदकर किया जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि लोहा विद्युत का चालक होता है और उस वजह से उसमें लिंक विद्युत होने की, विद्युत के शॉर्ट सर्किट होने की, विद्युत की लीकेज होने की स्थिति में खतरा ज्यादा था, इसलिए वह भी धीरे धीरे बना और उसकी जगह को प्लास्टिक ले लिया। यानी प्लास्टिक के पाइप आ गए, वायरिंग वही रही, प्लास्टिक के पाइप आ गए, प्लास्टिक के सारे उपकरण आ गए और हम प्लास्टिक के पाइप से वह वायरिंग करने लगे। बाद में उस प्लास्टिक की जगह पर प्लास्टिक का केसिंग केपिंग आ गया, जो कि पहले लकड़ी का था, उसी की जगह पर प्लास्टिक की केसिंग केपिंग आ चुकी है और प्लास्टिक के तमाम सैंडल्स भी आ चुके हैं जिसके द्वारा हम वायरिंग करते हैं, जो वर्तमान में आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। यह आपका वायरिंग का मुख्य रूप से रहा। अब इसमें कुछ कनेक्शंस जो हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस यहीं पर जय हिंद।